Please subscribe Sihanta IAS channel and also press the bell icon so never miss any video notification. Thank you. नमस्कार, मैं रजनीश राज आपका स्वागत करता हूं सिहंता आईएएस एकेडमी के पॉलिटी के क्लास के सीरीज में। आज की कक्षा में हम लोग राज्यसभा का टॉपिक पढ़ेंगे। राज्यसभा जैसी संस्था की पहली मीटिंग 13 मई को बुलाई गई थी। इस सभा के निर्माण के पीछे का क्या वजह था, इस तरह की सभा का डेमोक्रेसी से क्या नाता है, दुनिया के इतिहास में पहली बार ऐसी संस्था का निर्माण कब हुई, भारत में इसका कैसा ऐतिहासिक अनुभव है, आज इसका क्या रेलेवेंस है, इन सब मुद्दों की चर्चा हम लोग क्रम से करेंगे। सबसे पहले यह समझने की कोशिश करते हैं कि भारत के इतिहास में राज्यसभा जैसी संस्था का पूर्वगामी इंस्टीट्यूशन था काउंसिल ऑफ स्टेट्स। काउंसिल ऑफ स्टेट्स नाम की संस्था का निर्माण 1919 ईस्वी के मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड अधिनियम के तहत हुआ था। वही काउंसिल ऑफ स्टेट्स नए संविधान के निर्माण के बाद 1952 के पश्चात राज्यसभा के नाम से जाना जाने लगा। अब हम यह देखने की कोशिश करेंगे कि राज्यसभा के सदस्यों की संख्या कितनी है। तो इस सदन का जो आकार है वह लोकसभा के आकार से आधे से भी नीचे, अधिकतम 250 मेंबर्स इसके हो सकते हैं और उसके अंदर 12 सदस्य ऐसे हैं जो मनोनीत होते हैं। इसके बाद इस संदर्भ में हम यह समझने की कोशिश करेंगे कि हिंदुस्तान में राज्यसभा और लोकसभा दोनों ही हाउसेस में सदस्यों की संख्या कितनी होगी, ये उस राज्य की आबादी पर निर्भर करता है। यही मामला इंडिया और अमेरिका के बीच के डिफरेंस को दर्शाता है। अमेरिकन पार्लियामेंट में 2 पार्ट्स हैं, हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स जैसे कि इंडिया में लोकसभा, और दूसरा सीनेट जैसे कि राज्यसभा। हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स में सदस्यों की संख्या जनसंख्या के आधार पर तय हुई है और सीनेट के अंतर्गत प्रत्येक राज्य को बराबरी की भागीदारी दी गई है। बट इंडिया में ये मामला नहीं है, क्योंकि अमेरिका पहले 13 राज्य अलग अलग हुआ करते थे, उन 13 के बीच से संयुक्त होकर वो एक देश बने हैं, इसलिए उसका नाम पड़ा संयुक्त राज्य अमेरिका। और 13 राज्य इस बात पे आमदा थे कि हमारे हितों की पूर्ति होनी चाहिए। बड़े राज्य चाहते थे कि आबादी के आधार पर सदस्यों की संख्या का निर्धारण हो, छोटे राज्य कहते थे कि सारे राज्यों को बराबर की संख्या मिले। तो मध्यम मार्ग निकालते हुए यह तय किया गया कि हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स के अंदर सदस्य की संख्या जनसंख्या पे तय होगी और सीनेट में सारे राज्यों की बराबरी की भागीदारी होगी। बट दिस वाज नॉट द केस इन इंडिया। तो इंडिया में जनसंख्या के ही आधार पर लोकसभा और राज्यसभा दोनों ही स्तर पर भागीदारी सुनिश्चित की गई। अब आप देखोगे कि राज्यसभा के बारे में कहा जाता है कि एल्डर्स हाउस है, इसीलिए इसकी अर्हता में भी यह बात तय की गई है कि इसकी सदस्यता प्राप्ति के लिए व्यक्ति की आयु कम से कम 30 वर्ष की होनी चाहिए। इसके अंतर्गत जो सदस्य जाते हैं निर्वाचित होके, या जिनका इसके तहत नॉमिनेशन होता है, उनका कार्यकाल 6 वर्षों का होता है, जबकि लोकसभा में 5 वर्षों का कार्यकाल है। लोकसभा का भी 5 वर्ष का कार्यकाल है और उसके सदस्य का भी, यानी लोकसभा 5 वर्षों के बाद भंग हो जाती है और फिर नई लोकसभा कॉन्स्टिट्यूट होती है। किंतु राज्यसभा के सदस्यों की अवधि तो 6 वर्ष में पूरी हो जाती है, या तो वो 6 वर्ष के बाद सदन का सदस्य नहीं रहेंगे या फिर दोबारा ये चुनकर या नामित होकर आएंगे, किंतु इनकी सभा भंग कभी नहीं होती। यदि किसी व्यक्ति कि किसी वजह से
सभा में भागीदारी नहीं रही, अनफॉर्चुनेटली किसी की मृत्यु वगैरह हो गई, तो उनके जगह पर जो नया सदस्य आएंगे वो पहले ही सदस्य के 6 वर्ष की अवधि को ही पूरा करेंगे। इन बुनियादी जानकारियों के पश्चात हम इससे संबंधित कुछ आधारभूत मुद्दों को डिस्कस करेंगे। भारत में राज्यसभा के निर्माण के पीछे क्या उद्देश्य था, इसको लेकर कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में काफी गहरा डिबेट हुआ। लगभग 8 दिनों तक यह डिबेट चलता रहा। इन डिबेट्स के बीच एक स्कूल ऑफ थॉट ऐसा भी था जिसका यह कहना था कि जनता के प्रतिनिधियों की सभा जब लोकसभा है तो ऐसे में उनके द्वारा बनाए जाने वाले विधानों को पुनर्विचार के लिए हम राज्यसभा जैसी संस्था के पास क्यों भेजें। इसमें 2 समस्या है। समस्या नंबर 1 कि यह लोकतांत्रिक कोशेंट को कमजोर करने वाला इंस्टीट्यूशन होगा, और समस्या नंबर 2 कि यह विधियों के या अन्य प्रकार के निर्णयों की गति को बाधित कर देगा। एक तरीके से गाड़ी के आगे भी एक बैल होगा और गाड़ी के पीछे भी एक बैल होगा, दोनों अपनी अपनी दिशा में गाड़ी को खींचे तो गाड़ी कहीं जा ही नहीं पाएगी। तो बाइकैमरल सिस्टम की यह एक संभावी समस्या हो सकती है। इसको लेकर काफी चिंता व्यक्त की गई। लेकिन इस दौरान कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में डॉक्टर अंबेडकर से लेकर एंगर साहब से लेकर अन्य विद्वानों ने इस विषय पर अपनी सहमति दिया कि कॉन्स्टिट्यूशन को बाइकैमरल सिस्टम ही अपनाना चाहिए। बाइकैमरल सिस्टम अपनाने के पीछे का मूलतया 3 आधार बताया गया है। पॉइंट नंबर 1 यह कि जब कभी कॉन्स्टिट्यूशन के निर्माण के वक्त, या कॉन्स्टिट्यूशन का मतलब यहां लेजिस्लेशन से है, लेजिस्लेशन के निर्माण के वक्त संसद किसी इंपल्स का शिकार हो, आवेश का शिकार हो, जल्दबाजी में हो, तो उसके इंपल्सिव लेजिस्लेटिव एक्टिविटीज को दूसरा हाउस रीजनेबल स्क्रूटनी के रास्ते कुछ समय तक रोक करके पुनर्विचार के लिए प्रेरित कर सकता है। और यदि पुनर्विचार के रास्ते आवेश से मुक्त होकर लोकसभा इसमें सम्यक संशोधन कर ले तो विधि ज्यादा बेहतर होगी। इसे हम इस रूप में देख सकते हैं कि मूल डिबेट यह है कि राज्यसभा विधान को सम्यक बना देगा और यह देरी अनावश्यक नहीं है बल्कि आवश्यक है। देरी एक निगेटिव वर्ड है, लेकिन जल्दबाजी भी तो निगेटिव है। जो जल्दबाजी को रोके वो देरी निगेटिव नहीं है। इस तरीके से इसके माध्यम से संविधान को सम्यक बनाए जाने की संकल्पना के तहत इसको वाजिब माना गया। इसका एक दूसरा पक्ष भी है। लोकसभा जनता के प्रतिनिधियों की सभा है। जनता कई प्रकार की भावनाओं से प्रेरित होकर काम करती है। उनकी शिक्षा की भी एक सीमा होती है, उनके अवेयरनेस की भी एक सीमा होती है। निश्चित तौर पर वह सोवरेन है, अतः उनके प्रतिनिधियों के पास में विशिष्ट शक्तियां होंगी। लेकिन फिर भी संविधान या विधान या व्यवस्था को जब हम बेहतरीन बनाना चाहते हैं तो हम वेल इन्फॉर्म्ड, वेल अवेयर्ड, स्कॉलरली ओपिनियन रखने वाले लोगों को भी इस प्रक्रिया में जोड़ना चाहते हैं। इसे हम तभी संभव कर पाएंगे जब हम राज्यसभा जैसी एक संस्था, जैसा एक सदन रखते हैं। तो इससे क्या होगा कि इंटेलेक्चुअल कंट्रीब्यूशन बढ़ेगा विधि निर्माण की प्रक्रिया में और अपग्रेडेशन हो जाएगा विधि निर्माण के प्रोसेस का। एक तीसरा कॉन्सेप्ट यह है कि जब हम संविधान की बात करते हैं तो हमें यह देखना पड़ेगा कि हमारा संविधान
एकात्मक है या कि संघीय? यदि हमारा संविधान संघीय है तो राज्यों के हितों को रिप्रेजेंट करने वाला एक बॉडी केंद्रीय स्तर पर होना चाहिए, जो कि जनता के प्रतिनिधियों की जो सभा डायरेक्ट रूप से चुनकर आई है उसके विधायी प्रयत्नों को संतुलित कर सके और उसे राज्यों के अधिकारों के लिए अतिक्रमणकारी होने से रोक सके। तो फेडरल इंटरेस्ट को इंश्योर करने वाला, प्रोटेक्ट करने वाला बॉडी के तौर पर राज्यसभा जैसा ऑर्गेनाइजेशन या उसके जैसा सदन होना जरूरी है। इस तरीके से हम इसे गोल्डन ट्रायंगल के तौर पर समझ सकते हैं। नंबर 1, विधान के निर्माण की प्रक्रिया में आवश्यक देरी को सुनिश्चित करना। नंबर 2, विधि निर्माण की प्रक्रिया को बौद्धिक आधार देकर उसके स्तर को इनहैंस करना। और नंबर 3, संघीय हितों को सुनिश्चित करना और संरक्षित करना। अब हम यह समझने की कोशिश करते हैं कि अंतरराष्ट्रीय स्तर पर इसका क्या पहलू है। दुनिया के इतिहास में पहली बार जब लोकतांत्रिक संविधान के निर्माण की शुरुआत हुई तो हमारे सामने अमेरिका का उदाहरण आता है। अमेरिका एक ऐसा कॉन्स्टिट्यूशन बनाया जिसके अंदर शक्ति के पृथक्करण के सिद्धांत को अपनाया गया। शक्ति का पृथक्करण का मतलब है कि मोंटेस्क्यू नाम के एक विचारक के रास्ते चलते हुए स्टेट की विधायी, कार्यकारी और न्यायिक शक्तियों को अलग अलग कर दिया गया। अमेरिका में अध्यक्षीय शासन प्रणाली को चुना गया, इसलिए जनता के द्वारा राष्ट्रपति का चयन होता है। राष्ट्रपति वहां की सरकार का मुखिया होता है, लेकिन विधि निर्माण के कार्य के लिए विधायिका है। जबकि इंग्लैंड को देखोगे तो आपको यह नजर आने को है कि वहां जनता संसद चुनती है हाउस ऑफ कॉमन्स के रूप में, और हाउस ऑफ कॉमन्स के बीच में से ही वहां मंत्रिमंडल का गठन होता है और उसी का एक मंत्री प्राइम मिनिस्टर होता है। इंग्लैंड वाले सिस्टम को हम संसदीय प्रणाली कहते हैं। संसदीय प्रणाली के अंतर्गत संसद विधि का निर्माण करती है और विधि के मुताबिक ही सरकार काम करती है। इसीलिए इंग्लैंड के सिस्टम को रूल ऑफ द लॉ का सिस्टम कहते हैं। इंग्लैंड की संसद सरकार के ऊपर बहुआयामी तरीके से नियंत्रण रखती है और सरकार वहां की संसद के निचले सदन यानी हाउस ऑफ कॉमन्स पे निर्भर है। इसीलिए उसे हम जिम्मेदार सरकार कहते हैं। जबकि अमेरिका की सरकार अमेरिका के हाउस के ऊपर, संसद के किसी भी हाउस के ऊपर डिपेंडेंट नहीं है, उस पर निर्भर नहीं है, उसका वजूद स्वतंत्र है क्योंकि वह इंडिपेंडेंटली जनता के द्वारा चुना गया है। इसलिए वहां के सिस्टम को हम शक्ति के पृथक्करण का एक आदर्श उदाहरण मानते हैं। भारतीय संविधान में दोनों का संयोग है। भारतीय संविधान के तहत हम राज्यसभा का जो बॉडी बनाए हैं उस बॉडी को हम सीनेट से प्रभावित कर सकते हैं। उसे हम इंग्लैंड के दूसरे हाउस जिसका नाम हाउस ऑफ लॉर्ड्स है उससे प्रभावित नहीं कर सकते, क्योंकि हाउस ऑफ लॉर्ड्स किसी फेडरल ऑर्गेनाइजेशन नहीं, किसी फेडरल इंटरेस्ट को रिप्रेजेंट नहीं करता है। इंग्लैंड अपने आप में फेडरल कंट्री नहीं है, वो एकात्मक देश है। और हमारे राज्यसभा का स्वरूप कैसा है, ये संघीय हितों के संरक्षण के लिए वजूद में आया है। अतः इसका रूट किससे जुड़ता है? अमेरिकन सीनेट से। अब हम इसके एक कदम आगे की ओर ले चलते हैं आपको। आज पूरी दुनिया में लगभग 80 देशों के अंदर राज्यसभा जैसा बॉडी मौजूद है, जो दुनिया के कुल लोकतांत्रिक देशों और संसदीय व्यवस्था वाले देशों, यहां संसदीय व्यवस्था का मतलब पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी नहीं है, संसदीय व्यवस्था का मतलब है कि जिसके पास संसद है, वैसी संसदीय व्यवस्था वाले देशों के लगभग 40% देशों के अंदर राज्यसभा जैसा बॉडी मौजूद है। यानी मोटे तौर पर यह बात मानी गई है कि जिस तरीके से हम
गर्म खाने को तत्काल अपने निवाले के तौर पर स्वीकार नहीं करते, उसे थोड़ा ठंडा करते हैं, उसकी आंच को थोड़ी ठंडी करते हैं ताकि वह हमारे गले को जला न दे, हमारे कंठ को जला न दे। उसी तरीके से विधि निर्माण की प्रक्रिया के बारे में भी कहा जाता है कि विधि निर्माण के प्रोसेस को कच्चे आंच पे पकाना चाहिए, धीमी आंच पे पकाना चाहिए, तेज आंच पे नहीं। यही लॉजिक जेफरसन को वाशिंगटन ने दिया था अमेरिकन पार्लियामेंट्री सिस्टम के निर्माण के प्रति। यही लॉजिक दुनिया के देशों को आज भी गाइड कर रहा है। अब हम यह समझने की कोशिश करते हैं कि हमारे देश के अंदर राज्यसभा ने क्या भूमिका निभाया और उसका क्या कॉन्स्टिट्यूशनल मैंडेट है। यदि हम उसे कॉन्स्टिट्यूशनल मैंडेट की ओर जाएंगे तो देखते हैं कि सामान्य विधि के निर्माण में लोकसभा और राज्यसभा दोनों को अपना अपना मैंडेट दिया गया है। दोनों ही सदनों के बहुमत के आधार पर, सामान्य बहुमत के आधार पर कोई भी विधेयक पास हो जाए तो विधि का निर्माण होता है। लेकिन यदि इस जगह पर मतभेद हो तो 108 संविधान के अनुच्छेद 108 के रास्ते संयुक्त सदन के माध्यम से हम इसका समाधान निकाल सकते हैं। लेकिन यदि वही प्रस्ताव संविधान संशोधन से संबंधित हो तो दोनों ही सदनों के विशेष बहुमत की आवश्यकता होगी और इसमें किसी भी प्रकार के संयुक्त सत्र की व्यवस्था नहीं होती है। यदि हम प्रेसिडेंट से लेकर विभिन्न संवैधानिक पदों पर बैठे हुए लोगों को उनके पद से हटाना चाहते हैं, महाभियोग या रिमूवल का रास्ता अपनाना चाहते हैं, तो फिर दोनों ही सदनों के विशेष बहुमत की जरूरत पड़ेगी। यहां भी किसी संयुक्त सदन की व्यवस्था नहीं है। यदि धन विधेयक का मामला आए तो निश्चित तौर पर लोकसभा का निर्णय ही निर्णायक है। राज्यसभा उसमें सिर्फ और सिर्फ सुझाव दे सकता है, कुछ समय के लिए विलंब कर सकता है, वो भी 14 दिन से ज्यादा नहीं कर सकता। लेकिन यदि कोई ऐसा विधान प्रस्तावित है संसद के समक्ष जिससे संघीय व्यवस्था प्रभावित होती है तो वैसे विधानों की शुरुआत राज्यसभा से ही होती है। तो कुछ जगह पर राज्यसभा की वरीयता है, ज्यादा जगहों पर लोकसभा की वरीयता है, अधिकांश जगहों पर दोनों की शक्तियों को बराबरी के साथ में सम्मानित किया गया है। कुल मिलाकर भारतीय संविधान निर्माताओं ने यह प्रयास किया है कि व्यवहारिक, विधायी और कार्यकारी गतिविधियां बाधित भी न हो और वह अतिवादी तरीके से त्वरित गति भी न पकड़ ले, एवं वह एकात्मक होकर संघीय ढांचा की छाती भी न तोड़े। इसी संतुलन के आधार पर भारतीय संसद के लोकसभा और राज्यसभा के अधिकारों का सीमांकन किया गया है। अब हम ये देखेंगे कि पिछले 68 वर्षों के दौरान राज्यसभा ने कई स्तरों पर सकारात्मक और निर्णायक योगदान किया है। लेकिन पिछले कुछ वर्षों से, या कह सकते हैं कि कुछ दशकों से, हम संसद की कार्य पद्धति को निराशाजनक मोड़ पकड़ते हुए देख सकते हैं। कई प्रकार के ऑब्स्ट्रक्शंस आ रहे हैं, भाषा अमर्यादित होती जा रही है, कई प्रकार की विधियां बिना विमर्श के ही पास हो जाती हैं, विमर्श का भी स्तर गिरता जा रहा है। तो हमें इस बात के ऊपर विचार करना पड़ेगा कि क्या राज्यसभा अपने लिए अपेक्षित संकल्पनाओं की कसौटी पे खड़ी है। इसे समझने के लिए हम इसे एक ट्रायंगल के रास्ते देखेंगे। यह ट्रायंगल क्या कहता है कि राज्यसभा का निर्माण किया गया था इस उद्देश्य से ताकि यह आवश्यक देरी करे, नंबर 1। नंबर 2, यह विधि निर्माण में इंटेलेक्चुअल कंट्रीब्यूशन करे, और नंबर 3, यह संघीय ढांचा को मजबूत करे। क्या राज्यसभा आज की तिथि में इस
स्तर पर सही दिशा में सक्रिय है तो हम कई स्तरों पर आज की स्थिति को निराशाजनक रूप में देख सकते हैं। नंबर एक कि आज की तिथि में हिंदुस्तान के अंदर राज्यसभा के इंटेलेक्चुअल पहलू को लगातार गिरते हुए देख सकते हैं। ऐसा नहीं है कि वहां इंटेलेक्चुअल्स आ नहीं रहे हैं, लेकिन वहां अब ऐसे लोग भी आ रहे हैं जो लोकसभा हार गए इसीलिए वहां चले गए, या वो लोग आ रहे हैं जो दल के लिए महत्वपूर्ण है और उन्हें पारितोषिक देना है तो उन्हें राज्यसभा की सदस्यता दे दी जाए। सीटें खरीदी भी जा रही है। हमें ऐसे लोग भी नजर आते हैं जो राज्यसभा जैसे सदन में भी हुड़दंगबाजी करते हैं, उनकी भाषा अमर्यादित हो जाती है, उनके डिबेट्स की मात्रा घटती जा रही है। बहुत निर्णायक और महत्वपूर्ण विषयों पर जब चर्चा होती है तो सदन लगभग खाली नजर आता है। तो ऐसे में हम यह देख सकते हैं कि इंटेलेक्चुअल कंट्रीब्यूशन वाला पक्ष कमजोर पड़ रहा है। दूसरी ओर हम देखते हैं कि भारत की राजनीतिक व्यवस्था में राजनीतिक दल का लोकतंत्र के ऊपर निर्णायक नियंत्रण हो गया है और राजनीतिक हितों की पूर्ति के लिए सभी प्रकार के लोकतांत्रिक आदर्शों और मर्यादाओं को त्यागा जा रहा है। ऐसे में राजनीतिक दल की ओर से जो व्हिप जारी हो जाता है, और यदि व्हिप जारी भी ना हुआ हो तो ऑफिशियली या अनऑफिशियली जो प्रैक्टिकल स्टैंड होता है किसी पॉलिटिकल पार्टी का, उसी लाइन पर उसके सारे सांसद बात कर रहे होते हैं। जब उसके सारे सांसद उसी लाइन पे बात कर रहे होते हैं तो फिर वहां पर फेडरलिज्म का या क्वालिटेटिव कंट्रीब्यूशन का कोई स्पेस ही नहीं रह जाता है। जब कभी एक दल विशेष का हिंदुस्तान की राजनीति पर नियंत्रण हो जाता है, जैसा कि कभी कांग्रेस के प्रभाव के मामले में हम देख सकते हैं, या जैसा कि अभी पिछले वर्षों में हम भारतीय जनता पार्टी के बढ़ते प्रभाव को देख सकते हैं, तो इस दौर में अधिकांश राज्यों पर यदि इनका नियंत्रण हो जाएगा तो इनकी बढ़त राज्यसभा पर हो जाएगी, लोकसभा में तो है ही। ऐसी स्थिति में एक लाइन पे दोनों ही सदन का व्यवहार शुरू हो जाएगा। पहला सदन कोई एक्ट पास करे, दूसरा उसे मर्यादित करे, उसे इंप्रूव करे, ऐसा प्रायः नहीं होगा, क्योंकि पॉलिटिकल पार्टी तो एक ही ऑर्गेनाइजेशन के तहत काम कर रही है। उसका एक प्रेसिडेंट है, उसका एक डिसिप्लिन है, उसके अंदर बेहतर से बेहतर आगे से आगे जाने की लोगों की अपनी प्रतिस्पर्धा है। सो दे बिलीव इन द पार्टी, दे फॉलो द पार्टी, नॉट द डिक्टम ऑफ द डेमोक्रेसी। तो इस तरह की समस्या के कारण संघीय व्यवस्था भी कमजोर पड़ रही है। इसका समाधान यदि हम खोजना चाहें तो हम इसके समाधान के लिए सबसे पहले यह समझते हैं कि किसी भी देश का लोकतंत्र उसकी लोकतांत्रिक परंपराओं के सम्मान और उसके संवर्धन पर निर्भर करता है। डेमोक्रेसी सिर्फ और सिर्फ विधान या संविधान से नहीं चल सकता, सिर्फ और सिर्फ उसकी संस्थाओं से नहीं चल सकता, उसकी परंपराओं से चलता है। परंपराओं के प्रति लोगों के सम्मान से और परंपराओं का लोगों के बीच, जनता के बीच जो एक्सेप्टेंस है उससे चलता है। दूसरा मुद्दा है कि दलों के अंदर लोकतांत्रिकरण होना बहुत जरूरी है। यदि दलों के अंदर लोकतांत्रिकरण होगा तो किसी भी देश के अंदर डेमोक्रेसी बहुत अधिक वाइब्रेंट हो सकता है। हमारे देश में दलीय लोकतंत्र लगभग नहीं के बराबर है। संविधान हमारा लोकतांत्रिक है, व्यवस्था का निर्माण दल के द्वारा होता है, दल में कहीं लोकतंत्र नहीं है, अतः लोकतंत्र भी दल दल में नजर आता है। तीसरा पहलू है कि संविधान के अंदर हमें संघीय व्यवस्था को मजबूत करना पड़ेगा, और चौथा पहलू है कि बौद्धिक जगत के लोगों की भूमिका महत्वपूर्ण होगी। स्कूल्स की, कॉलेजेस की, यूनिवर्सिटीज की, प्रेस की, इन सब की बड़ी निर्णायक भूमिका होनी है। इन सब के माध्यम से ही हिंदुस्तान के अंदर पार्लियामेंट्री एबरेशन और उसके अंतर्गत राज्यसभाई एबरेशन, विचलन, विपथगमन
का समाधान निकल सकता है। आज की चर्चा इतना ही। थैंक यू वेरी मच।